गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल जो लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हमने जो रिसर्च मेथडोलॉजी में हाइपोथेसिस जो है उसके अर्थ को समझने की कोशिश की थी। आज हम देखेंगे कि जो हाइपोथेसिस होती है उसके या परिकल्पना जो होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। जब अनुसंधान करता है तो उसके लिए इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि सोशल साइंसेस जो है उसमें कितने प्रकार की जो है हाइपोथेसिस जो है उनका यूज़ किया जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा विषय जो है वो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, मनुष्य से संबंधित है, तो इसकी प्रकृति जो है जटिल और अमूर्त प्रकृति होने के कारण हम हाइपोथेसिस को एक सर्वमान्य वर्गीकरण में हम संभव नहीं है। फिर भी विद्वानों द्वारा जो है अपनी कोशिश करके जो हाइपोथेसिस है उसको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो बात करते हैं हम परिकल्पनाओं के प्रकार की, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहली है तात्विक उपकल्पना, जिसे इंग्लिश में हम सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, और दूसरी है सांख्यिकी उपकल्पना, जिसे हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या होती है ये सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस? तो इस प्रकार की जो हाइपोथेसिस होती है इसमें दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच अनुमान पर आधारित संबंधों को व्यक्त किया जाता है। यह एक प्रकार से सामान्य प्रकार की उपकल्पना है और ये जो है परीक्षण के योग्य नहीं होती। जैसे एक नेता जितने अधिक प्रजातांत्रिक ढंगों को अपनाएगा उसका नेतृत्व उतना ही सफल होगा तथा उसके अनुयायी जो है उसकी बातों को उतना अधिक मानेंगे। दूसरी जो है हाइपोथेसिस है वो है स्टैटिस्टिकल। इसमें क्या होता है कि जो सांख्यिकी उपकल्पना है, इसमें जो सांख्यिकी उपकल्पना के परीक्षण के लिए किसी न किसी प्रकार का आधार होना आवश्यक है और इस परीक्षण पर हम एक विकल्पीय उपकल्पना की पृष्ठभूमि में करते हैं। सरल उपकल्पना भी हो सकती है, सिंपल हाइपोथेसिस भी हो सकती है। इसमें हम बिल्कुल सिंपल हाइपोथेसिस लेते हैं और दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोरिलेशन है, उसको ज्ञात करते हैं। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होती है, इसमें एक से अधिक वेरिएबल्स होते हैं और उनमें जो कोरिलेशन जो है वो ज्ञात करने के लिए हम जो उच्च स्तर की सांख्यिकी प्रविधियाँ हैं, जो स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनका यूज़ करते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस भी होती है, जिसे हिंदी में हम अनुसंधान उपकल्पना कहते हैं। जब उपकल्पना का निर्माण जो है अनुसंधान द्वारा प्राप्त जो कंक्लूज़न है उसके आधार पर होता है तो इसे हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। इसी को व्यक्तियों ने वैज्ञानिक उपकल्पना या निगमनात्मक उपकल्पना आदि नाम भी दिए जाते हैं। फिर है प्रायोगिक परिकल्पना यानी एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस जो है वो हाइपोथेसिस है जिनका अध्ययन और जांच जो है वो एक्सपेरिमेंट के आधार पर किया जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव हाइपोथेसिस और नेगेटिव हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में हम धनात्मक परिकल्पना या ऋणात्मक परिकल्पना कहते हैं। धनात्मक परिकल्पना जो है वो दो से या अधिक वेरिएबल्स या दो से अधिक समूह के अंतर से संबंधित होती है। इसमें जो कथन जो है वो एक पॉजिटिव होता है। जैसे वर्ग अ की लड़के लड़कियों की अपेक्षा कथन के स्वरूप अधिक बुद्धिमान है, अभ्यास में सीखने की उन्नति होती है, या 16 वर्ष के पश्चात रुचियों में स्थायित्व आ जाता है आदि, यानी पॉजिटिव होता है। दूसरा है नेगेटिव हाइपोथेसिस। इस जो हाइपोथेसिस है इसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल्स या दो से अधिक जो समूह है उसके अंतर को संबंध होते हैं, लेकिन इनका कथन का स्वरूप जो है वो नेगेटिव या ऋणात्मक होता है। जैसे लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान नहीं होते, अभ्यास से सीखने से उन्नति नहीं होती, 16 वर्ष के पश्चात रुचियों में स्थायित्व नहीं आता, यानी नेगेटिव सेंस में होता है। फिर है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो है, नल जो है वो जर्मन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है शून्य। तो नल हाइपोथेसिस वह हाइपोथेसिस है जो बताती है कि जो दो वेरिएबल्स हैं जिनमें हम कोरिलेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे जो शून्य जो हाइपोथेसिस है
उसमें ये मान्यता होती है कि दो चरों में कोई भी अंतर नहीं है और इनका निर्माण जो है वो अस्वीकृत होने के उद्देश्य से ही किया जाता है। जैसे वर्ग अ और वर्ग ब की जो बुद्धि है यानी जो आईक्यू लेवल है उनमें उनमें कोई अंतर नहीं है, या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक में के समायोजन में अंतर नहीं होता, यानी दोनों में डिफरेंस नहीं होता। फिर जो है रिसर्च जो हाइपोथेसिस जो है जो एम्पेरिकल यूनिफॉर्मिटी से रिलेटेड होती हैं, उनमें एम्पेरिकल जो हाइपोथेसिस होती हैं उनमें वे उपकल्पनाएं या वो हाइपोथेसिस आती हैं जो अनुभवात्मक समरूपता के अस्तित्व का विवेचन करती है। और इस स्तर की जो हाइपोथेसिस होती हैं इनमें सामान्य ज्ञान के आधार पर कथनों को क्या वैज्ञानिक परीक्षण जो है वो किया जाता है। यानी इस प्रकार के हाइपोथेसिस में हम ऐसी समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं जिनके बारे में पहले से ही जानकारी उपलब्ध है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि किसी उद्योग में जो लेबर क्लास है उसकी जातीय पृष्ठभूमि की विवेचना, या नगर के उद्योगपतियों के बारे में या अस्पष्टता के बारे में अध्ययन जो है वो किया जा सकता है। फिर है हाइपोथेसिस रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप्स, यानी जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पनाएं। इस जो उपकल्पनाएं जटिल आदर्श प्रारूप से संबंध रखती हैं और इसमें जो है परीक्षा के लिए सर्वप्रथम जो फैक्ट्स हैं उनको लॉजिकल मानकर एक जनरलाइजेशन निकाल दिया जाता है और बाद में उसी आधार पर तथ्यों और घटनाओं का परीक्षण जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित उपकल्पनाएं, यानी हाइपोथेसिस रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रथम प्रकार की जो उपकल्पनाएं जो है हाइपोथेसिस हैं उनका संबंध जो है वो आनुभाविक एकरूपता से होता है और द्वितीय प्रकार की जो उपकल्पनाएं होती हैं वो आदर्श प्रारूप से होती हैं। यानी जो तीसरे प्रकार की होती हैं वो विश्लेषणात्मक परिवर्तनों के अध्ययन के लिए लक्षणों को बताती है। तो इस प्रकार की उपकल्पना का प्रयोग जो है साधारणतः प्रयोगात्मक अनुसंधानों में किया जाता है, जैसे निर्धनता, बाल अपराध, छात्र असंतोष आदि के अनेक कारक उत्तरदायी हैं। तो इनके जो संबंध हैं उनको जानने के लिए इस हाइपोथेसिस जो है उसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो हाइपोथेसिस है उसके लिए औपचारिक परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए। कि अगर हम किसी हाइपोथेसिस का हमने निर्माण किया है तो उसके परीक्षण के लिए औपचारिक परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए। फॉर्मल कंडीशन फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो औपचारिक परिस्थितियाँ जो है वो इस प्रकार हैं कि परिकल्पना जो है वो व्यवहारिक और स्पष्ट शब्दों में लिखी होनी चाहिए। परिकल्पना का स्वरूप जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है या निरस्त किया जा सके। हाइपोथेसिस जो है उस प्रकार से रिटर्न होनी चाहिए कि इससे हमें जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो सके, और जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उससे उसका जो प्रमुख उद्देश्य है उससे रिलेटेड हाइपोथेसिस होनी चाहिए। और हाइपोथेसिस जो है उसका संबंध समस्या के उपलब्ध ज्ञान और सिद्धांत से होना चाहिए। और इसकी पुष्टि के लिए जो अनुसंधान, इसकी पुष्टि जब हम इसको वेरीफाई करें तो वह जो रिसर्चर है जो अनुसंधान करता है उसके उसके पहुंच के में होनी चाहिए। और जो हाइपोथेसिस है वो उपलब्ध जो हमारे लिए रिसर्च टेक्निक्स हैं, जो उपकरण हैं वो होने चाहिए ताकि हम उसकी पुष्टि कर सकें। और जो परिकल्पना है उसके कथन के लिए निगमन प्रक्रिया जो है उसको अपनाना चाहिए ताकि जो है हम सामान्यीकरण जो है वो कर सकें। तो जो उत्तम, अब बात करते हैं कि उत्तम परिकल्पनाएं कैसी होती है। तो उत्तम परिकल्पना जो है वो परीक्षण योग्य होनी चाहिए, जिसका परीक्षण किया जा सके, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा जो है वो होनी चाहिए। और हाइपोथेसिस शुड बी इन जनरल हार्मनी विद द अदर हाइपोथेसिस इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी परिकल्पना की रचना उस क्षेत्र की अन्य परिकल्पनाओं के अनुरूप हो। और परिकल्पना जो है वो अल्पव्ययी होनी चाहिए, यानी कम समय में, कम रिसोर्सेज में, कम टाइम में, कम कॉस्ट में जो है वो होनी चाहिए पूरी। और जो परिकल्पना है
से संबंधित समस्या के यदि अनेक उत्तर उपलब्ध हैं तो हमने परिकल्पना के लिए जो उत्तर चयन किया है उसका उत्तर भी हमें पता होना चाहिए। परिकल्पना हाइपोथेसिस शुड हैव लॉजिकल सिंप्लिसिटी, यानी उत्तम परिकल्पना के लिए अपनी समस्या का केवल अपव्ययी और उपयुक्त उत्तर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें तर्क संगत सरलता यानी लॉजिकल यूनिटी जो है और कॉम्प्रहेंसिवनेस भी होनी चाहिए। और परिकल्पना जो है द हाइपोथेसिस शुड बी एक्सप्रेस इन अ क्वांटिफाइड फॉर्म, यानी इसका मतलब है कि जो मात्रात्मक अध्ययन में स्पष्टता और वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, इसलिए परिकल्पना या हाइपोथेसिस जो है वो मात्रात्मक रूप में ही होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।